क्लास स्टार्ट में आप सभी की बताएंगे मुझे ब्रिजानंदन मुझे एक मैसेज दिख रहा है। रोहित धाकड़, रामबालक शाह, संतु गोपाल सरदार, प्रदीप कुमार, ब्रिजानंदन, वसीम से बहुत नमस्कार। मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप सभी लाइव आते हैं तो एक बार मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो कैसी है, क्या कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं कि नहीं। आश्रम मीना, रोहित आलम, ज्योति लक्ष्मण समर्पित, नवीन के वाई, सुषमा कुमारी समर्पित, पंडे, लव यादव, प्रवीण कुमार शर्मा जी, अवधेश यादव, यस पटेल, एस कुमार, शिवांशु, युग, अमन, सुषमा, अभिषेक, करमवीर, जयप्रकाश, हेमेंद्र, अमन सिंह, सुरेश, शिवांशु, अनुराग, लवकुश, अमन सिंह, प्रीति, सभी को नमस्ते। ठीक है मामला और लोग के लिए बच्चों ने और लोग के है ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ठीक है, अब इतना प्रॉब्लम क्यों आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तुम्हारे प्रॉब्लम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं क्लास देखता हूं। अब जैसे आ रहा था भाई उसका सॉल्यूशन इस क्लास में हुआ है ना। प्रॉब्लम है कॉल सेंटर फोन करना 10 बजे के बाद हमारी क्लास में इसे इंक्वायरी बॉक्स को बच्चा ना बनाए, इसे इंक्वायरी बॉक्स बना रहे हैं, इसे आप टेक्निकल सिस्टम सपोर्ट बना रहे हैं। आपकी क्लास भेज चल गया तो क्लास को नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत आई कॉल सेंटर फोन करो, सॉल्यूशन हो जाएगा ना। ठीक है, अब इतने बच्चों का नाम पढ़ना, सबका नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतनी दिक्कत क्यों आती है, ये क्यों आती है, तो मैं आप चाह नहीं आती कुछ अपडेट करना होता है, कुछ दिक्कत आई वहां करो। ठीक है, जैसे मोबाइल का मेल खराब हो गया सिस्टम के कारण भाई, मैंने इतने पेपर दिए हैं कम से कम 2012-13 से लेकर 2019-20 तक दिए मैंने, जब तक एसीएम देते एग्जाम हमारा सिस्टम में गड़बड़ नहीं हुआ एक सिंगल बार भी। पता नहीं हमारे पास बच्चों में से कहते हैं सिस्टम चल रहा था, मेरा सिस्टम बंद हो गया था, ये हमने हम 40 पेपर दिए हमारा तो 22 सेकंड के लिए हैंग नहीं हुआ। अब क्या कर सकता हूं, हो गया सबका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आ जाओ, आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे अब न्यूटन के गति के नियम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, और न्यूटन के गति के नियम है उसमें आने से पहले हमें कुछ उसके बहुत पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, तब न्यूटन के नियम तक आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, एक बार कलर बनाते हैं, एक कलर बहुत दिन बने हुए, सबसे पहले लिखेंगे एरिस्टोटल स्टेटमेंट। एरिस्टोटल के बारे में, एरिस्टोटल, अरस्तु नाम सुना सभी ने, अरस्तु का, ये बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, दार्शनिक अरिस्टोटल, आज भी पढ़ाया जाता है ना। तो बेटा इन्होंने दो स्टेटमेंट दी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट 1, पहले अरिस्टोटल अरस्तु ने क्या कहा हम उस पर आएंगे। ठीक है, और अलग बेटा हमारे पास में जो अरिस्टोटल ने दो स्टेटमेंट दी, पहले की बात करेंगे, फिर हम गैलीलियो साहब ने क्या बताया उस पर आएंगे, फिर हम पहुंचेंगे न्यूटन पर। हालांकि अरिस्टोटल और गैलीलियो ने क्या बताया उसमें बहुत समय नहीं लगेगा, मेन तो टाइम हमारा लगेगा, वो तो न्यूटन के नियम लगेगा। देखो अरिस्टोटल साहब ने दो स्टेटमेंट दी, उन्होंने पहले स्टेटमेंट क्या दी, उन्होंने कहा कोई वस्तु है वो कितनी भी तेजी से गतिमान हो, कितनी भी तेज चल रही हो, मान लो कि आपने पत्थर बहुत स्पीड से फेंक दिया या कोई भी चीज कितना भी तेज चल रही हो, वो कुछ समय के बाद अपने आप से खुद हो जाएगी। उन्होंने कहा ट्राई कर लो, आप पत्थर फेंक लो, कुछ भी चीज फेंको और भागी भागी भागी, कुछ हो सकता है कि 20 मिनट के बाद हो जाए, हो सकता है कि 2 किलोमीटर के बाद हो जाए। उन्होंने कहा कि हर एक वस्तु जो है वो कुछ समय के बाद अपने आप से रुक जाती है। पहली स्टेटमेंट ये थी कि एनी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इटसेल्फ, एनी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। कोई भी वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं रुक जाती है। यानी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। एक बार की जो स्टेटमेंट थी सेकंड वाली, उसमें क्या बताया, सेकंड स्टेटमेंट में बताया, सेकंड जो कथन कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई वस्तु खुद से ना रुके, आप चाहेंगे कि वस्तु मान लो कि 20 की स्पीड से चल रही है तो लगातार वो 20 की स्पीड से चलते हैं, लेकिन आपको किसी वस्तु की एक समान गति बनानी रखनी है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल लगाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि आप साइकिल चला रहे हो, आपने पेडल मारे आपकी साइकिल स्पीड 30 पहुंच गई, आप पेडल मारना बंद करोगे तो कुछ समय के बाद साइकिल खुद रुक जाएगी। लेकिन आप चाहेंगे मेरी साइकिल 30 की स्पीड पे ही चलती रहे तो लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, पेडल मारते रहना पड़ेगा, आपको लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो गया टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड। एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। एक समान गति बनाए रखने के लिए, एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बट एक स्टेटमेंट में लिखा है कि कोई भी वस्तु है वो कितनी भी स्पीड से चल रही है तो कुछ समय के बाद रुक जाएगी, लेकिन आप चाहेंगे कि वो उतनी गति से चलती रहे, अगर आपको उस गति को समान बनाए रखना है, आप चाहेंगे कि उसको 20 स्पीड से चलती रहे तो आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अब मैंने दो स्टेटमेंट लिखी, आपने जो आज तक फिक्स पढ़ी है उसके आधार पर मुझे बताओ, यहाँ तक जो हमने फिक्स पढ़ी है उसके आधार पर दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है, या कोई एक सही है या एक गलत है। आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सी गलत है, दोनों ही सही या दोनों ही गलत? क्या लगता है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सी गलत है? ऋत्विक का आंसर आया है जयप्रकाश यादव, सुभा, सुनील, विष्णु कुमार विद्यार्थी का सही है, लोकेश माहेश्वरी का सही है। जितने बच्चे कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है उन सब गलत है, जो कह रहे पहले से दूसरी गलत, दूसरी गलत, पहले दूसरी गलत, बेटा दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। देखो अब अरिस्टोटल साहब कहते हैं, एक दार्शनिक व्यक्ति थे, फिलोसोफर, उन्होंने कहा कि भैया आप कितने तेजी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको उसी गति से आगे बढ़ना है तो आपको लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, वरना आप जीवन में जो आपकी रुक जाएगी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि कोई वस्तु जो है उसकी एक समान गति बनानी है बल्कि आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कोई वस्तु समय रुक जाएगी। गैलीलियो साहब उनका ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत। उन्होंने कैसे गलत बताया उस पर पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गैलीलियो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, गैलीलियो साहब ने कहा, कैसे स्टेटमेंट लिखूंगा आपको समझाता हूं। गैलीलियो ने कहा कि ये बात क्यों गलत है, उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल साहब कह रहे हैं कोई वस्तु कितनी तेज चल रही हो कुछ समय के बाद अपने आप से रुक जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा अपने आप से कुछ नहीं होता, अपने हाथ में खाना है ना तो मुंह तक लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उनका अपना कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो आपको नॉर्मल डे लाइफ में दिखता है कि कोई वस्तु चल रही है कुछ समय के बाद खुद रुक जाती है, वो खुद नहीं रुक रही। अगर कोई वस्तु रुक रही है यानी 100% कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई बल उसकी गति के विपरीत दिशा में लगा होगा, अगर वस्तु खुद से नहीं रुक सकती, कोई ना कोई फोर्स रुक रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि जनरली क्या होता है, वस्तु चल रही होती है वो क्यों रुकती है कि जमीन पर फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल है, उस घर्षण बल की वजह से रुकती है। वो ये जो हवा का प्रभाव है उससे रुकती है। आप साइकिल लेकर आ रहे हैं, आपने पेडल मारना बंद कर दिया तो एयर है वो आपकी बॉडी पर आ रही है, साइकिल पर आ रही है, आपकी साइकिल स्पीड कम कर रही है, साथ में टायर और जमीन के बीच फ्रिक्शन घर्षण लग रहा है, उसकी वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि एयर का रेजिस्टेंस ना हो, हवा का प्रभाव ना हो और ना ही जमीन का फ्रिक्शन हो, अगर कोई वस्तु 5 की स्पीड पर आ गई ना वो पूरी जिंदगी 5 की स्पीड पर चलती रहेगी। अगर आपको स्पीड कम करनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई भी वस्तु ना तो अपने आप से चल सकती है ना अपने आप से रुक सकती है ना अपनी स्पीड घटा बढ़ा सकती है, सारा काम फोर्स बल का होता है। फिर अगर मान लो आप साइकिल जा रही है, पिछला धक्का मारोगे तो स्पीड बढ़ेगी, या 30 मिनट मारोगे तो स्पीड बढ़ेगी, या आपने ब्रेक लगाया तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं ब्रेक लगाओगे जमीन का फ्रिक्शन है, हवा का प्रभाव है, उस के बाद साइकिल से रुक रही है। उन्होंने कहा कि अपने आप से कुछ भी है, ये फ्रिक्शन की वजह से है, घर्षण बल की वजह से है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो सेकंड स्टेटमेंट नहीं है कि एक समान गति बनाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा बल की आवश्यकता होती है किसी वस्तु की स्पीड बढ़ाने घटाने उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए, नहीं बल की आवश्यकता होती है उसको एक्सेलरेशन पावर पैदा करने के लिए। एक समान स्पीड बनाने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती।
आपको स्पीड कम करनी है तो फोर्स चाहिए, तो लोगों ने कहा ऐसा है तो मेरी साइकिल स्पीड 30 पहुंच गई, तो फिर मुझे पेनल्टी मारने पड़ते हैं, मेरे 30 पहुंच गई, मुझे स्पीड मारने लगा 30 चली चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो होता है क्या लाइफ में कि आपकी साइकिल 30 स्पीड पहुंची, तो आपकी साइकिल पूरी 30 पर ही चलेगी, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि आपकी साइकिल की स्पीड को हवा का प्रभाव कम कर रहा है, जमीन का फ्रिक्शन कम कर रहा है, तो वो जो आपकी साइकिल की स्पीड को कम कर रहे हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए आपको पेडल मारने पड़ेंगे, अगर जमीन का फ्रिक्शन ना हो, हवा का प्रभाव ना हो, आपको पेडल मारने नहीं पड़ेंगे, तो एक समान गति बनाए रखने के लिए क्या आवश्यकता नहीं होती, एक्सेलरेशन त्वरण पैदा करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, एक्सेलरेशन पैदा करने का मतलब ये है कि वस्तु की स्पीड कम करना चाह रहे हैं या उसकी डायरेक्शन बदलना चाह रहे हैं, तब तो आपको बल चाहिए, एक समान गति बनाए रखने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो पहले स्टेटमेंट गलत क्यों है? मैं कहूंगा गैलीलियो ने क्या बताया कि अपने आप से कुछ नहीं होता, अगर कोई वस्तु रुक रही है खुद से, यानी जमीन का फ्रिक्शन घर्षण रोक रहा है, हवा का प्रभाव हो रहा है, एक समान गति बनाए रखने, एक समान गति बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, गति को कम ज्यादा करना तो बल चाहिए, एक समान गति की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि एक समान गति की आवश्यकता होती है, उसकी वजह है कि उस समान गति को कोई फोर्स कम कर रहा है, तो कोई फोर्स जितना स्पीड कम कर रहा है हमें भी उतनी फोर्स लगाना पड़ा है, और वो फोर्स वही ना उसकी स्पीड कम करने वाला, तो हमें गति बनाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों? एक और क्वेश्चन आया कि अरिस्टोटल की स्टेटमेंट गलत क्यों थी? अरिस्टोटल की स्टेटमेंट इसलिए गलत थी क्योंकि उसने फ्रिक्शन को पिक्चर में लिया ही नहीं, फ्रिक्शन को उसने कंसीडर नहीं किया, अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करता तो ऐसी बात लिखते ही ना कि कोई वस्तु खुद रुक जाती, फ्रिक्शन रुक रहा है, एक समान गति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, वो एक समान गति को स्पीड कम कर रही है, जो फोर्स कम कर रहा है वो फोर्स स्पीड कम कर रहा है, इसलिए हमें फोर्स लगाना पड़ा है, और फोर्स वही ना स्पीड कम करने वाला, तो हमें लगाना नहीं पड़ेगा, क्या बोलेंगे? अरिस्टोटल अरिस्टोटल statements were wrong because it did not take in account friction, did not take in account friction मतलब अकाउंट का मतलब है उसने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया, पिक्चर में नहीं लिया, समझ गए? अरस्तु के कथन इसलिए गलत थे, अरस्तु के कथन इसलिए गलत थे क्योंकि उन्होंने घर्षण बल पर विचार ही नहीं किया, तो अरिस्टोटल सामने आ गया, फ्रिक्शन को पिक्चर में नहीं लिया, वो अगर फ्रिक्शन को पिक्चर में लेते तो ऐसे बात करते ही ना कि वस्तु खुद से रुक जाती है, तो चलिए हम समझ पा रहे हैं कि वस्तु को समय का रुकती है, फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल की वजह से होती है या एयर रेजिस्टेंस हवा के प्रभाव की वजह से होती है, हवा का प्रभाव फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस स्पीड कम कर आप साइकिल है, साथ में फ्रिक्शन भाई दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि एक समान गति बनाए रखने के लिए आवश्यकता नहीं होती, याद रखना अगर पेपर में कभी आ जाए कि एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट रखनी है, एक समान गति बनाए रखनी है, तो बाह्य बल कितना जरूरत पड़ेगी शून्य, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो जो होगा, एक समान गति बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, त्वरण पैदा करने के लिए, स्पीड घटाने बढ़ाने या डायरेक्शन बदलने के लिए। अब आएंगे गैलीलियो साहब पे, इनकी पहली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 1 में कहा कि नथिंग हैपन इटसेल्फ, कुछ भी स्वयं नहीं होता है, टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, कोई भी कुछ भी अपने आप से नहीं होता है, किसी वस्तु को रोकने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी, इनको वस्तु रुक रही है, कोई बाह्य बल उसके ऊपर जरूर लगा होगा तभी रुक रही है, क्या बोलेंगे? गैलीलियो की पहली स्टेटमेंट क्या है? नथिंग हैपन इटसेल्फ, नथिंग हैपन इटसेल्फ टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, लिखेंगे पहली स्टेटमेंट क्या थी? कुछ भी स्वयं नहीं होता है, कुछ भी स्वयं नहीं होता है, किसी वस्तु को रोकने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या करना है? स्टेटमेंट 2 का गैलीलियो साहब ने उन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती, टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, एक समान गति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन त्वरण पैदा करने के लिए, त्वरण पैदा करना यानी कि वेलोसिटी में चेंज करना, वेग परिवर्तन करना, इसमें घटाना बढ़ाना डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता होती है, क्या बोलेंगे? टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, लिखेंगे एक समान गति बनाए रखने के लिए, एक समान गति बनाए रखने के लिए, एक समान गति बनाए रखने के लिए, एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, बल की आवश्यकता त्वरण उत्पन्न करने के लिए होती है, बल की आवश्यकता त्वरण उत्पन्न करने के लिए। मैंने आपके सामने ये दो स्टेटमेंट लिखी है गैलीलियो की, तो आज तक आपने जितनी फिजिक्स पढ़ी उसके अलावा बताओ इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही, कौन से गलत, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। मैं गैलीलियो सामने क्या कहा, एक तो उन्होंने कहा कि खुद से अपने आप से कुछ नहीं होगा, अगर आपको किसी वस्तु को रोकना है तो कोई ना कोई बाह्य बल चाहिए होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, या खुद ही जाके वस्तु को भाग रही है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, तो कोई ना कोई बल चाहिए होगा रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि आप चाहें कि एक समान गति बनाए रखनी है, इस पर बाहर बाहर रखनी है, तो आपको किसी बल की आवश्यकता होती है, त्वरण उत्पन्न करने के लिए। लेकिन लाइफ में ऐसा लगता है कि भाई एक समान गति बनाए रखने के लिए बल चाहिए, हमें उस गति बनाने चाहिए, उस गति को जो फोर्स कम कर रहे हैं उनका प्रभाव खत्म करने के लिए लगाना पड़ता है। सुबह भक्त का आंसर हमारे पास में लिखा है बिस्मिल विद्यार्थी प्रदीप कुमार, बेटा जो कहा कि ये स्टेटमेंट गलत, ये गलत, उसका बिल्कुल गलत, दोनों स्टेटमेंट सही है। वो जो आपने आज तक फिजिक्स पढ़ी है उस फिजिक्स में ये आपने ये अपने आप से कुछ नहीं होता, ये कह दोनों ही गलत है कि भाई एक बताओ क्या गलत इसमें, इसे क्या लगा इसने पहले अरिस्टोटल ने बताया, फिर गैलीलियो ने, फिर न्यूटन आया, तो उसने गलती बताया, न्यूटन ने सही किया होगा। आपको पता है जिस साल न्यूटन मरे उसी साल गैलीलियो मरे, उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ, और जैसी बातें गैलीलियो ने बताई थी लगभग वैसी बातें मोशन के बारे में न्यूटन ने बताई, बस थोड़ा साफ सुथरे तरीके से फॉर्मूला बना के एग्जैक्ट वही बातें जो गैलीलियो ने न्यूटन ने की, दोनों सही है। आप ये तो बताओ कि अपने आप से कुछ नहीं होता, अगर कोई वस्तु रुक रही है, अगर कोई वस्तु की स्पीड कम हो रही है, अगर कोई वस्तु स्टॉप हो गई तो किसी न किसी फोर्स बल की वजह से होगी। हमने ये पढ़ा बचपन से कि अगर आप कोई अपने न्यूटन का नियम पढ़ेंगे चल के, एक फॉर्मूला पढ़ेगा F में, ये फॉर्मूला बताएगा कि किसी वस्तु पर फोर्स बल लगाएंगे तो फोर्स करता क्या है, उस वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन त्वरण पैदा करेगा, एक्सेलरेशन पैदा करने वाला उसकी वेलोसिटी वेग में परिवर्तन करेगा, तो फोर्स का काम होता है वेलोसिटी चेंज करना, एक्सेलरेशन पैदा करना। एक समान गति बनाए रखने के लिए नेट फोर्स की आवश्यकता होती है जीरो, एक समान गति बनाए रखनी आपको, एक वस्तु जो है वो लगातार 30 स्पीड पर चल रही है, अगर मान लो कि उसकी गति को कम करने के लिए 12 न्यूटन बल लगा है इधर की तरफ, तो आपको जो 12 न्यूटन बल लगाना पड़ा वो लगाना पड़ा जो स्पीड को कम कर रहा था उस 12 न्यूटन का प्रभाव खत्म हो जाए, आपको 30 स्पीड मेंटेन करने के लिए लगाना पड़ा, जो स्पीड 30 से कम कर रहा है उसका प्रभाव खत्म करने के लिए लगाना पड़ा, और कोई स्पीड को कम करने वाला होई ना तो आपको भी लगाना पड़ेगा, वो लगातार 30 से चली जाएगी। तो यूनिवर्स में ब्रह्मांड में अगर ऐसा हो जाए ना कि अंतरिक्ष मान लो कहीं पे एक विस्फोट हुआ और एक टुकड़ा किसी मान लो कि तारे से किसी ग्रह से लगा और टुकड़ा मान लो कि 100 की स्पीड से भाग रहा है,
आपको पता होगा पूरी जिंदगी आजीवन शोक की स्पीड से भागता रहेगा जब तक कि कोई और दूसरा ग्रह या कोई और दूसरा प्लेनेट नाटक आ जाए, किसी दूसरे ग्रह की ग्रेविटी उस पे फोर्स लगा के अपनी तरफ ना खींचे। वो ब्रह्मांड में खाली है, शून्य है, ग्रह तारे बहुत दूर होते हैं, बीच में खाली होता है, तो अगर उसको शोक की स्पीड से भाग रही है तो लगातार शोक से भागती रहेगी जब तक कि कोई और फोर्स उसकी स्पीड कम करने के लिए ना हो। एक समान गति में रहने के लिए आवश्यकता नहीं होती, एक समान गति को फोर्स कम कर रहे हैं, वो स्पीड को कम ना कर दे तो उनका प्रभाव खत्म करने के लिए बल लगाना पड़ता है। अगर स्पीड कम करने वाली बल ना हो तो हमें लगाना पड़ेगा, तो बल की आवश्यकता होती है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। उनकी बात सही होगी, उन्होंने फ्रिक्शन को कंसीडर किया, ये वस्तु अपने आप से नहीं उभरी, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उभरी है, ठीक है। ये बता किसी वस्तु की एनर्जी लॉस हो जाएगा, खुद हो जाएगी, एनर्जी लॉस कैसे होगी? मान लो कि पत्थर मेरे पास में, वो पत्थर मेरे पास फेंक दिया शोक की स्पीड से, और उसकी स्पीड को कम करने के लिए कोई फोर्स होई ना, लगातार शोक से भागता रहेगा वो। भाई एनर्जी की नहीं पता कि ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक एनर्जी को दूसरे में बदल सकते हैं। तो बेटा लाइफ में आपको क्या लगता है जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो ना तो उसकी स्पीड से क्या होती है? धरती की ग्रेविटी है, धरती का गुरुत्व है, वो से अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा उस पे, इसलिए स्पीड कम होगी, वस्तु फेंक रहे हैं। अगर धरती की ग्रेविटी ना हो ना और आपने पत्थर को 50 स्पीड से फेंक दिया, पूरी जिंदगी 50 स्पीड से ऊपर भागता रहेगा। अब इसकी स्पीड से कम होती है क्योंकि धरती की ग्रेविटी लगातार उसकी स्पीड को कम कर रही है, फोर्स है ग्रेविटी, वो फोर्स धरती लगाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आएंगे न्यूटन साहब पर, इन्हें डिटेल में समझना है। तो हमारे सिलेबस में जो है न्यूटन साहब, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। आज क्लास का टॉपिक चेंज कर दिया, मैंने बोला था कि आज क्लास का टॉपिक नाम चेंज कर देना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो मैं अपनी शो भी ओपन कर रहा हूँ, लाइव क्लास ले रहा हूँ, सही है, बढ़िया। कौन सी दुकान है भाई? तुमने सुबह खोल दिया 7:30 बजे? इतने सुबह तो जनरली जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं वही खुलते हैं, दिल्ली तो कोई दुकान खुलती नहीं है। जो ग्रोसरी सामान बेचते हैं ना, इसमें मान लो कि दाल चावल इस टाइप के सामान होते हैं, परचून की दुकान कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो तो सुबह खुल जाती है। हमारे यहाँ तो दुकान 5 बजे ही खुल जाती है ना। हाँ, क्योंकि वहाँ दूध ब्रेड लेने आते हैं लोग सुबह सुबह, कुछ जरूरत पड़ सकती है। शॉप में भी कहता हूँ स्वीट्स मिठाई, तो उसमें मिठाई लोगों को एनर्जी आ जाए, मिठाई होती है वो देती है इंस्टेंट एनर्जी। और मेरे साथ बड़ी समस्या है, सोचा मिठाई नाम ले दिया। मैं डेली सोचता हूँ कि आज से मीठा बंद, डेली। लेकिन जैसे सामने कुछ मीठा आता है एकदम भावुक हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कल से, और वो कल जो है वो बहुत समय से आ ही नहीं पा रहा है ना। कई बार होता है कि कल नहीं तो आज, तो सुनिए आज दोपहर से बन के जाएगा, तो मान लो कि होता है कि शाम से बन के जाएगा, तो होता है कल से। ये बच्चे घुमा करने को जलेबी कुछ है, तुम पढ़ाई करो, है ना, तो एकदम भावुक कर दे रहे हो। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कैरियर एप्लीकेशन पर जब सर्विस पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं उनसे, तो वो फिटनेस के मामले में बहुत ध्यान रखते हैं, डेली जिम जाना, पूरा ऐसा खाना क्या है क्या नहीं खाना, तो उनका बड़ा एक बेहतरीन रूटीन है। तो एक दिन मैं ऑफलाइन क्लास में था, मुखर्जी नगर में ही मोटर टाउन में चलती है, तो ऐसे सभी क्लास पहले मेरी थी। तो सबसे पहले कुछ बात कर रहे थे ऐसे ही फिटनेस के बारे में बात हुई, बच्चों ने हमसे कहा अभी पेट चल रहा है, कुछ फिटनेस मैं बताओ। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? इस शरीर जो है वो नश्वर है, समाप्त होना है, लेकिन आत्मा जो है अजर अमर है, ये तो हमेशा रहेगी और कभी खत्म भी नहीं होगी। मैं बताओ, जब आप सुबह सुबह ऐसे वो अंकुरित चने खाते हो, एक खाना आपने खाया, लोकी तोरी की सब्जी खाई, एक आपने खाया 3 पराठे उसके ऊपर व्हाइट मक्खन रखकर, तो आत्मा को खुशी मिलती है। आत्मा तो तभी खुश होती है ना जब आलू के पराठे खाया, उसके ऊपर पनीर, उसके ऊपर साथ मक्खन खाओ। तो मैं जो चीज नश्वर है शरीर, उसका हम टेंशन लें, आत्मा अजर अमर है, ऐसे सुकून मिल रहा है पराठे खाने से, 3-4 पराठे सोच लपेटने से, तो वो चीज करनी चाहिए। हम तो गीता के जो श्लोक भगवान कृष्ण के फॉलो कर रहे हैं, बच्चे मांगे हंस लगा, सही बात करो, मैं सही नहीं कह रहा हूं। ये जो लोग अपना ध्यान नहीं रख पाते, जिनसे डेडिकेशन नहीं है, वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ऐसे एग्जांपल देते हैं और लोग आगे चक्कर में हैं। तो ये तो बाकी आपकी मर्जी है, जिसका भाई है अपने ऊपर कंट्रोल, बहुत बढ़िया। शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, आपने सुना होगा। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए, एक है फर्स्ट लॉ, पहला नियम, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। एक है सेकंड लॉ, हम कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम। इसलिए सेकंड के बारे में नहीं पूछता पेपर में, इस सेकंड नियम को क्या कहा जाता है? इसे बल, त्वरण या संवेग का नियम, कई नाम है इसके, बल का नियम या त्वरण का नियम या संवेग का नियम, ठीक है। तीसरा आपने सुना होगा, फेमस है, डेली लाइफ में बहुत लोगों से सुना होगा आपने, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो एक हमारे पास में जड़त्व का नियम, एक हमारे पास में बल का नियम, एक हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों आपको वन बाय वन बताए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमारे पास में जब मैं वन बाय वन 3 नियम पढ़ूंगा तो फाइनली से निकल कर क्या आएगा, निचोड़ क्या निकल कर आएगा, वो पेपर में पूछता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसमें पता क्या चलता है, जो आप पढ़ोगे उससे अल्टीमेटली क्या निकल आएगा, पढ़ेंगे से इससे निकल अल्टीमेटली जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो जड़त्व का नियम है, ये आपको बताएगा फोर्स की क्वालिटी के बारे में। ये जो बल है इसकी क्वालिटी क्या है, इसका गुण क्या है। तो हम जब नियम को पढ़ेंगे तो आपको फोर्स की क्वालिटी पता चलेगी कि फोर्स की क्वालिटी है कि फोर्स रुकी वस्तु को चला सकता है, चलती हुई को रोक सकता है, ये चलती हुई स्पीड डायरेक्शन बदल सकता है। तो फोर्स की क्या क्वालिटी है वो हमें पता चलता है फर्स्ट लॉ से। तो पहला जो नियम है वो हमें देता है क्वालिटी ऑफ फोर्स, बल का गुणधर्म बताएगा। जो पहला नियम है ये बताता है बल का गुणधर्म, इसकी क्वालिटी क्या है। सेकंड क्या बताएगा, अच्छा आपको पहले नियम से पता चल गया कि फोर्स की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, लेकिन यानी कि उसको रोकना है, चलाना है तो फोर्स ही है, लेकिन फोर्स चाहिए कितना भाई? क्या एक साइकिल में घर खड़ी है, एक कार खड़ी है, क्या साइकिल को चलाने के लिए उतना फोर्स चाहिए जितना कार को चाहिए? नहीं, साइकिल को रोकने के लिए उतना फोर्स चाहिए जितना कार को चाहिए नहीं, तो फोर्स चाहिए कितना भाई? उसको रोकने चलाने के लिए बल चाहिए, तो बल 2 न्यूटन चाहिए, 1 लाख न्यूटन चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो जो है उस पाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स, बल का जो मान है वो हमें पता चलेगा सेकंड नियम से। फोर्स की क्वालिटी उसका गुण क्या पहले बताएगा, और फोर्स की क्वांटिटी क्या चाहिए वो बताएगा सेकंड। तो बचा क्या संवेग नियम तीसरा। जब मैं तीसरा नियम पढ़ूंगा उसके बाद आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का नियम जो है वो तीसरे से रिलेटेड है, वो आगे चल के अब हम तो समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा नियम हमें क्या बताता है? तीसरा नियम हमें बताता है एक्शन रिएक्शन लॉ। ये जो फोर्स है, जो बल है, ये हमेशा पेयर में जोड़े में काम करते हैं। जैसे आप किसी बार मुक्का मारो, मुक्का मारते अपने हाथ पे बैठ जाओगे, क्यों? जितना फोर्स आपने दीवार पे लगाया, ठीक उतना फोर्स दीवार पे आपको लगाएगी। अगर दीवार पे 50 न्यूटन तो आपके 50 न्यूटन लगेगा, लेकिन फोर्स हमेशा जोड़े में काम करेंगे। अगर एक वस्तु दूसरे पे बल लगाएगी तो 100% दूसरी पे उतना ही बल लगाएगी। ये बात हम तीसरे नियम में पढ़ेंगे, जहां पे पता चलेगा तीसरे नियम पूरा पढ़ने के बाद में कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, बल हमेशा युग्म में कार्य करते हैं, बल हमेशा युग्म में कार्य करते हैं, ठीक है। बल हमेशा युग्म में पेयर में काम करते हैं। और हमारे पास में ये 3 नियम है, तो कई बार कहता है कि बच्चों को पहले भी पता होता है, दूसरा भी तीसरा भी, लेकिन पूछ लेता है, वैसे पूछेगा कि भाई बताओ कि फोर्स हमेशा पेयर में युग्म में जोड़े में काम करते हैं। ये बात हमें न्यूटन के नियम से पता चलती है तीसरे नियम से। फोर्स की क्वालिटी किस नियम के द्वारा दी जाती है? पहले नियम के द्वारा। फोर्स की क्वांटिटी किस नियम से पता कर सकते हैं? सेकंड नियम के द्वारा। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इन तीनों डिटेल में समझना है, इनका पोस्टमार्टम करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ, पहला नियम। और फर्स्ट लॉ को मैं करें लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। बड़े जो इनर्शिया है ये, सबसे पहले बात करेंगे इनर्शिया है क्या, जड़त्व। तो सबसे पहले समझना, इसे क्वेश्चन पेपर में आता है कि इनर्शिया शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, पहली बार इनर्शिया वर्ड किसने यूज किया। तो बहुत सारे लोग लगता है कि यार न्यूटन का पहला नियम हम लोग इनर्शिया कहते हैं, तो न्यूटन साहब ने क्या हुआ, ऐसा नहीं है।
इनर्शिया शब्द का सबसे पहली बार यूज किया था गैलीलियो ने। तो एक ध्यान रखना, ये इनर्शिया क्या बताऊंगा पहले लिखेंगे। इनर्शिया वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय गैलीलियो। जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था। इनका पूरा नाम है गैलीलियो। हाँ, ये बच्चा शायद बेटा न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है। इसमें क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि जो न्यूटन के जो गति के नियम है, ये नियम जो है न्यूटन के, ये जिस बुक में पब्लिश किए गए थे उस बुक का नाम क्या है? बेटा ध्यान रखना, न्यूटन सामने जिस न्यूटन के जो गति के नियम है, ये जिस बुक में पब्लिश किए थे उस बुक का पूरा नाम है, जिसे पॉपुलरली कहते हैं प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया नाम की बुक में ये छपे थे, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया। ये मैं आपसे पीडीएफ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्वेश्चन आएगा भी कि किस बुक में छपे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये इनर्शिया शब्द का पहले यूज किसने किया? तो हमने कहा ये न्यूटन साहब ने, ठीक है। अब ये इनर्शिया है क्या, अब उस बात में तो एक और बच्चा क्लास में तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया शब्द समझा नहीं इसने? इनर्शिया पता भी है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है? अब जो इनर्शिया शब्द है इसका मतलब क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु जो है, इनके अंदर एक क्वालिटी होता है। कोई भी वस्तु है उसकी क्वालिटी ये होती है किसी वस्तु की कि वो जिस स्टेट में है, जैसी भी है, रुकी है, चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, जो भी उसकी स्टेट है, कोई वस्तु जैसी अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो किसी वस्तु का यह गुण कि वस्तु जिस स्टेट में, जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहिए, उसको कहते हैं इनर्शिया। अगर आप उस स्टेट को बदलने की कोशिश करोगे ना तो उसका विरोध करेगी, वो इस रुकी वस्तु सब चलन को विरोध करती है, इसलिए आपको दम लगाना पड़ता है। बहुत भाई पत्थर है, हजार किलो का, तो आपको उसे सरकाना है तो क्यों दम लगाना पड़ रहा है? क्योंकि पत्थर पड़ा हुआ तो लगातार पड़ ही रहना चाहता है वो, अगर दम लगाओ पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि विरोध न करने की प्रवृत्ति होती है, हल्का सा हाथ मार दो चल पड़ता। तो किसी वस्तु की ये क्वालिटी कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे कहते हैं इनर्शिया। जो वस्तु रुकी है वो चलना नहीं चाहती, जो लगातार चल रही है वो रुकना नहीं चाहती, जिस दिशा में चल रही है अपनी दिशा में बदलना चाहती, तो किसी वस्तु का यह गुण कि वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहे उसे कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व। होता है जैसे कई बार दिल्ली में देखा आपने, ये बहुत सारी झुग्गी डाली हुई है, ऐसे लोग कहीं किसी ने अपना पार्क के में ही झुग्गी डाल ली, किसी ने सड़क के किनारे डाल ली, रास्ते बंद कर दिया। सरकार के बाद कहती है कि अवैध निर्माण से हटाओ, तो विरोध करेंगे, सवाल आएंगे जब 2 साल से रह रहे हैं, तो 2 साल पहले आपकी पिताजी ने पिटाई दी थी, 2 साल से रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसे कहेंगे हटने के लिए 20 साल से रह रहे हैं, तो उन्होंने 24 साल से रह रहे हैं, उसको 25 के अंदर पैदा हुए हैं, तो उसको पिताजी ने गलती की, बच्चे की तो नहीं है, आप काम करते हैं दूसरे का मकान देते हैं, उसका विरोध करते हैं फ्लैट में जाना, हम तो झुग्गी में रहेंगे, क्योंकि किसी स्टेट में स्टेट में रहना चाह रहा है, उनकी आप स्टेट बदलना चाहोगे, उनकी अवस्था बदलना चाहोगे, तो उसका विरोध करते हैं वो झुग्गी में रहना चाह रहा है। ऐसा किसी को कोई कोठी में झुग्गी में डालना चाहो तो उसमें आएगा, वैसा काम भी होंगे। तो हर एक व्यक्ति को लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि जिस अवस्था में उसमें रहना चाहते हैं, तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक टेंडेंसी होती है कि उस स्टेट में रहना चाहिए, उसके गुण को कि अपने स्टेट बदल के उसका विरोध करे, उस विरोध करने की प्रवृत्ति को इनर्शिया कहते हैं। अभी प्रवृत्ति भी इनर्शिया की है, विरोध करने की प्रवृत्ति, इसमें होगी जिसका मास द्रव्यमान ज्यादा होगा। अब बताओ 1 किलो का पत्थर है, 1000 किलो का पत्थर है, 1 किलो का पत्थर अपनी स्टेट को चेंज करने का विरोध करेगा 1000 किलो वाला भी, लेकिन 1 किलो का तो नहीं कर पाएगा, उसमें आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे साइड में हो जाएगा। लेकिन 1000 किलो वाले में बहुत ज्यादा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर विरोध करने की जो एबिलिटी, जो क्षमता ज्यादा है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, द्रव्यमान पर। जितनी ज्यादा किलोग्राम की वस्तु होगी उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, इसलिए साइकिल को चलाना रोकना आसान है और ट्रक को चलाना रोकना मुश्किल है, और ट्रेन को चलाना रोकना और ज्यादा मुश्किल है। जैसे मास बढ़ेगा वैसे इनर्शिया बदल जाएगा। अब लिखेंगे इनर्शिया का मतलब क्या है? ये सबसे बात ध्यान समझना, पीडीएफ में क्वेश्चन आएंगे सबसे। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे कहते हैं जड़त्व। तो इनर्शिया किसी वस्तु का गुण है कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, ठीक है। रुकिए तो चलना चाहिए, ठीक है। जब चला कि सबसे ज्यादा दिल्ली में है ना सर, बिहार पुलिस एग्जाम है, नहीं ऐसा नहीं है, मुंबई में भी बोल जाते हैं, ऐसा कहां? तो देखो पूरा मुंबई में पूरा सलाम एरिया है, एक्चुअली बड़े महानगर होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी काम करने की ज्यादा होती है, इसलिए आसपास के लोग आते हैं वहाँ पे। अब उनकी इतनी इनकम तो होती नहीं, आते घर वाले, तो उनकी मजबूरी है, तो ऐसे। लेकिन कई बार ऐसे मान लो विदेशी आ गए, मतलब बांग्लादेशी घुस गए, रोहिंग्या घुस गए, तो उन्हें क्यों जाना दी जाए? तो भाई ऐसा तो कोई भारत जो है कोई धर्मशाला तो है नहीं जिसका ऐसा मन करे उठा के चलाए, तो फिर लो एंड ऑर्डर के लिए भी कोई रिपोर्ट होता नहीं है, तो लो एंड ऑर्डर समस्या भी पैदा होती है उससे कि रात को लोग जा रहे हैं चक्कू मार के किसी के, दिल्ली में सारे एरिया हैं, आप नहीं जा सकते, है ना। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस जेल में डाल दे, उन्हें खाना मिला पड़ेगा, वो जीवन में इतना बड़ा उनके टारगेट नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत सारी चीजें होती है कि बारी में एकदम भावुक हो जाना कि झुकी तोड़ दी, कर दिया, तो कई मजबूरी होती है। कई बार भी होता है कि आपको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है, इन्हें हम की जगह बुलडोजर चला दिया, तो बहुत सारी चीजें, उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। देखो ये इनर्शिया को डिपेंड करता है उसके मास पे, आप लिखेंगे मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान होता है, वस्तु का मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जैसे कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, उसने निम्नलिखित में से मैं ऑप्शन दूंगा जो पेपर में थे, निम्नलिखित में से किस वस्तु का इनर्शिया जड़त्व ज्यादा होगा? उसने क्वेश्चन लिखा एक पिन, एक पिन मतलब पिन, एक लिखा उसने एन इंक पोर्ट, एक इंक का शाही का डब्बी, एक लिखा उसने योर बॉडी आपका शरीर, एक लिखा उसने योर फिजिक्स बुक। इनमें से सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका होगा, जड़त्व किसका होगा? एक पिन का होगा या इंक पोर्ट का शाही का जो डब्बा है उसका, या आपके शरीर का, या आपकी फिजिक्स किताब का, किसका इनर्शिया ज्यादा है? बताओ। अमित मजुमदार का सबसे आंसर है शुरुआत में ही सोविक बेरा। आप समझ गए, एक भाई भी बता रहा है। अरे भाई आपको ये पता चला कि मैंने लिखा है, यहाँ पे साफ लिखा है किसी वस्तु के जड़त्व की माप किसी वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा या कम होगा, उससे द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। वस्तु का मास जितना ज्यादा होता है, मैंने कहा उसका इनर्शिया जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। आप इतना बुद्धि लगा पा रहे हो इन चारों में। भाई एक पिन है वो 2-4 ग्राम का ही होगा, भाई इंक जो है शाही की डब्बी है, आप बिल्कुल एक रेगुलर साइज मानोगे ना, तो एक इंक जो शाही की डब्बी होगी 1 किलो की होगी, आपकी फिजिक्स किताब होगी आधी पौन किलो की, सही आपका खत्म से खत्म 50 किलो का होगा, तो उसका इनर्शिया किसका होगा? शरीर का। कोई बच्चा अपना फिजिक्स किताब बता रहा है, कोई इंक पोर्ट ही बता रहा है, अरे तुम्हारे इतना काम करता भाई। तो ऐसे बच्चे होते हैं, टीचर ने बता दिया कि किसी वस्तु का जड़त्व की माप उसका मास से द्रव्यमान, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा। बच्चे पढ़ा के भैया टीचर ने ऐसा आ गया बच्चा इसमें भी ढूंढ पा रहा है क्वेश्चन, इसमें भी बता रहा है, एक दो तो क्लास ढूंढ होती है, उन्हें कुछ कर नहीं सकते। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या होता है? उसका मास, उसका द्रव्यमान, ठीक। अब इनर्शिया है, एक काम करते हैं पहले हम पीडीएफ से 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।
फिर हर क्वेश्चन आपको 3 से 5 सेकंड मिलेंगे, इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उससे थोड़ा सा आपको चीजों को करना है स्पीड से, क्योंकि सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उनसे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी टेंड्स टू कोज द बॉडी। पहला क्वेश्चन नंबर लिखने का एबीसीडी। एक पिंड की जड़ता पिंड में क्या गुण उत्पन्न करती है? मैं बता रहा हूं आपको कि किसी पिंड का जो इनर्शिया है, किसी पिंड का इनर्शिया उसका गुण है, एबिलिटी है कि वस्तु किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करे। तो जस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन, तो कोई वस्तु किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करे उसका इनर्शिया है, समझ में? ठीक है? तो आंसर क्या होगा? 8 सी। 9 में लिखा है कि which of the following quantities is a measure of inertia? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो आपको सिर्फ डायरेक्टली पाया है कि किसी वस्तु की जड़त्व की माप होता है उसका मास द्रव्यमान। वस्तु जितने किलोग्राम की होगी उसका मास उतना ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी के पेपर में आया सीजल 2018 19 क्वेश्चन है ये। इसने कहा कि इज द एक्सटर्नल एजेंसी, वो एक्सटर्नल एजेंसी बाह्य कारक क्या है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है? एक है कि आपसे वो एक्सटर्नल एजेंसी, वो बाह्य कारक क्या है जो किसी वस्तु की स्टेट में परिवर्तन कर दे, यानी कि वस्तु की रेस्ट स्टेट है उसको बदल दे या मोशन वाली स्टेट है उसको बदल दे। तो आपको पता है कि वो एक्सटर्नल एजेंसी का फोर्स बल ही बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है, रुकी हुई को चला सकता है, चलती हुई को रोक सकता है। अदरवाइज इनर्शिया की वजह से वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो इसका आंसर आएगा प्रदीप कुशवाहा, प्राची, तिवारी, जीएस कुमार, राखी, विष्णु सिंह विद्यार्थी, बिट्टू, सुनील, राम बालक, शशिकांत, सोविक, आदित्य, श्रीनाथ, मानव, बिहारी बाबू, लवकेश, रवि गुप्ता, अंकुर कुमार, जयप्रकाश, अंजलि। बहुत बड़े आंसर है, सभी गुड। इसने क्या चाहिए तो अभी आगे चल के आएगा। क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ सपोर्ट, मेरे को क्वेश्चन एक बार रखा है, ये बार किसने रखा है? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहता है? इसका कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बार कभी हो गया। न्यूटन का सेकंड लॉ में इसके बारे में बताता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ गिव्स द मेजर, इसका माप देता है। पहला नियम बताता है फोर्स की क्वांटिटी, दूसरा बताता है फोर्स की क्वांटिटी, बल का मान, ठीक है? देखो पहला नियम जब मैं अल्टीमेटली पढ़ा तो मैंने कहा था कि पहले नियम वो आपको फोर्स की क्वांटिटी बताएगा, सेकंड वाला फोर्स की क्वांटिटी बताएगा, ठीक है? अच्छा अगली बात है ये अभी चलो ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हम थोड़ी पाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नील आदित्य, विनीत, अर्जुन यादव, रवि, राम बालक, सूरज, राम कुमार, तौहीद आलम, लव यादव, शशिकांत, सुरेश, मानव, अमित, करते रहो ये। प्राची, रे, दीपू, मनीष, लोकेश, नीतीश कुमार। इसने कहा कि व्हेन बॉडी स्टेशनरी, अगर कोई पिंड स्थिर है, इसने रुका हुआ है, अगर कोई पिंड रुका हुआ है, स्थिर है, तो कब होगा ऐसा? एक मिनट की देयर इज नो फोर्स एक्टिंग यूनिट, कि पिंड स्थिर है, कोई बल उसको काम नहीं कर रहा, वो पिंड वैक्यूम निर्वात में है, वैक्यूम मतलब हवा में खाली लेना। फोर्स एक्टिंग यूनिट इज नॉट इन कांटेक्ट विद जो काम कर रहा है उससे कांटेक्ट नहीं है, नेट फोर्स एक्टिंग यूनिट बैलेंस इज देखो बड़ा ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, इन इसकी स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका बिल्कुल मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है कि इस वस्तु के ऊपर 1000 बल काम कर रहे हो और तभी स्टेशनरी है। एक्चुअली क्या होगा, इसमें वस्तु है, इसको जितने बल लगे होंगे वो उसको बैलेंस कर रहे होंगे। मान लो कि आपने बल लगाया 50 न्यूटन का और उतने बल लगाया 50 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो 50 न्यूटन लगा 50 नेट फोर्स 0 हो गया। मान लो कि 100 न्यूटन लगा ऊपर, 100 लगा नीचे, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0 हो गया। ये सब बैलेंस कर रहा है, इतना फोर्स लगा इधर, इतना फोर्स लगा उतना लगाने। ये कोई वस्तु रेस्ट पर है, कोई वस्तु स्टेशनरी है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स पर जो है, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो वस्तु को रोकने का मतलब होता है कि कोई काम नहीं करेगा। हो सकता है कि 1 करोड़ बल लग रहे हो तभी वस्तु रेस्ट पर हो सकती है, स्टेशनरी हो सकती है, और वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर लें, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आपका आंसर डी है, तो ठीक है, अदरवाइज गलत है, ठीक है? अच्छा अब आते हैं वापस यहाँ पे। ये बच्चा कह रहा है कि न्यूटन लॉज प्रिंसिपल में बुक में किस साल छपे? देखो ये जो बुक थी न्यूटन ऑफ मोशन, जिस बुक में छपे प्रिंसिपल में, ये पब्लिश हुई थी 1687 में, 1687 में, ठीक है? 1687। अब आ जाओ देखो ये बेटा जो इनर्शिया है, इसमें कहा किसी वस्तु का यह गुण कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहे, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है? अब इस इनर्शिया को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, 3 कैटेगरी में। एक को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है हमारे पास में इनर्शिया ऑफ मोशन, और हमारे पास में होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हिंदी में कहेंगे विराम का जड़त्व, एक है गति का जड़त्व, जड़त्व, और एक है दिशा का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक? अब आपको नाम से पता चला होगा, नाम से ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब है कि वस्तु रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कोई वस्तु मोशन में गति में है, तो गति में रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, कोई वस्तु जिस डायरेक्शन में चल रही है उसमें चलना चाहती है, उसमें कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक? अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल बताऊंगा, पेपर में होता है क्या दिक्कत कि आपसे कुछ एग्जांपल पूछेगा, एक बताओ इसकी वजह क्या है, कोई घटना बताएगा कि इस घटना की वजह क्या है, और आपको ऑप्शन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तीनों मिलेंगे, तो बच्चा फंस जाता है। कई बार क्यों इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे लगाए कि इनर्शिया ऑफ मोशन पे लगाए कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे लगाए, ठीक है? तो अब उससे समस्या आएगी। एक काम करेंगे, हम सोच रहा हूं कल की क्लास में करें, आज टाइम भी हो गया है, फिर बीच में जल्दी में फायदा नहीं है, कल क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अब मैं पहले आपको समस्या जो है उसे सुन लेता हूं। एक बार आप लोग क्लास में एंट्री करते ही क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है, मैं मुझे उसका आंसर बताने में कोई समस्या नहीं है, मैं बता दूं कि भाई थोड़ा सा कुछ देर का सब्र करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं जैसे स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगा उसके बाद में 2 मिनट का दूसरा नया बच्चा आ जाएगा, क्योंकि बच्चे टाइम से क्लास में आते नहीं है, तो आगे पूछे क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है, उसके थोड़ी देर बाद एक बच्चा और आ जाएगा, तो मैं हर बार आंसर रिप्लाई करने लग जाऊं, तो हो सकता है कि क्लास के 20 मिनट में खा जाए। क्लास नहीं डाउनलोड कोई लाइव देख लो, डेटा यूज कर लो, YouTube चला लो, वो काम चल रहा है एप्लीकेशन में 5-10 दिन हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। रोज में से एक बार सुनने से कुछ होगा नहीं, ज्यादा बड़े आंसर जानना तो आपको सेंटर फोन करो 10 बजे के बाद, ठीक है? तो एक बार डाउनलोड आप कमेंट मत लिखो बार-बार क्लास में। दूसरी चीज, एक बार बच्चा कहता है क्लास में आएगा अचानक से, गुड मॉर्निंग सर, 7:15 क्लास में आएगा 7:50 पे, फिर आगे स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा भाई, 7:30 क्लास 7 बजे 50 मिनट पाओगे, उसकी गारंटी कौन लेगा कि आपको समझ में आ जाएगा? आपको ये भी पता है कि पिछली क्लास कंप्लीट करके आए कि नहीं आए हो, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों को थोड़ा सीरियसली समझो कि लाइव क्लास में तभी आया करो कि अगर आप क्लास में ऑन टाइम हो और पिछली सारी क्लास कंप्लीट कर चुके हो, पिछली क्लास बची हुई है, आज भी टाइम से नहीं आए तो उस क्लास को लाइव मत लो, उस क्लास को जब नेक्स्ट क्लास हो तो आगे कंटिन्यू करो, है ना? एक पब्लिक कमेंट्स नहीं हो रहा है, क्यों करना है पब्लिक कमेंट्स हो? ये YouTube पर तुम पब्लिक कमेंट भी नहीं चाहिए, तुम आपस में लोग बात करने, हेलो भैया कैसी हो, आधे पैसे दिमाग से बदल के YouTube पे क्लास लेता हूं, वो अपना इसके नाम देखने से भूल जाते हैं, वो अपना आपस में कहां से हो, तो इसलिए निकला जाता है, ठीक है? नंबर 2 क्वेश्चन का वो एप्लीकेशन पे आपको नहीं पता कि क्वेश्चन नंबर क्या है, एप्लीकेशन के होम पेज पे जितने पोस्ट होते हैं उसमें नंबर लिखा होता है, उससे बात करो, है ना? तो आज हम कर रहे हैं, बाकी हम कल से कंटिन्यू करेंगे, बाय, थैंक यू।